ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, वही जो करते आ रहे हैं और वही जो कहते और सुनते आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। ठीक है, मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, और मैं कर रहा हूँ फिज़िक्स 9th क्लास, और चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, चलते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या दे रखा है 9th क्लास के हिसाब से, वो हम लोग करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स जानते क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। फोर्स के अलग अलग क्लास में अलग अलग डेफिनेशन है। छोटे क्लास में छोटे क्लास के हिसाब से डेफिनेशन है, बड़े क्लास में बड़े क्लास के तरह डेफिनेशन है। ठीक है, फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन होता है हमारा पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। एक तो हम लोग बचपन में ये करते थे, डेफिनेशन देते थे, किसी चीज़ को खींचो, धक्का लगाओ और पुल करो, खींचो। जैसे हम लोग जाते हैं दुकानों में आजकल, तो ग्लास डोर लगा हुआ है, उस पर लिखा था पुश पुल, लाल कलर से लिखा था। तो पुश होता था अंदर धक्का लगाते, पुल होता था बाहर खींचते खुल जाता दरवाज़ा। तो आजकल हर जगह ये लिखा था पुश और पुल इज कॉल फोर्स। फोर्स लगाइए दरवाज़ा खुलेगा, या फिर बंद करना है तो पुल करिए, जो भी करना हो। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन एक होता है छोटे क्लास के हिसाब से। उसके बाद जो फोर्स का डेफिनेशन होता है, थोड़ा सा बड़े क्लास में जब जाते हैं तो क्या दे रखा है, एन एक्सटर्नल एजेंट which can change one inertia of a body to direction of motion of body, direction of motion of a body and shape of the body. ठीक है ना। तो क्या बताइए दूसरा डेफिनेशन, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाया जाता है, एजेंट होता है, विच कैन चेंज, जो चेंज कर देता है एक इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एक बॉडी का इनर्शिया चेंज कर देता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के जो मोशन का डायरेक्शन होता है उसे बदल देता है, या शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो शेप है उसे बदल देता है। तो जो फोर्स लगाएंगे वो तीन ये इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला इफ़ेक्ट है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, कितनी बात सुनिए, डेफिनेशन समझ में आ गया। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और शेप ऑफ द बॉडी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनर्शिया किसे कहते हैं और क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया ये टर्म है, इसको डेफिनेशन देते हैं। इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to keep itself in its original state is called inertia। ठीक है ना, inertia।
क्या बोला, इसका डेफिनेशन दिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप इटसेल्फ इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कोई बॉडी जिस हाल में है उसी हाल में रहना चाहता है, उसी को हम लोग टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, जिस हाल में है उसी हाल में रहना चाहता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया दो तरह के होते हैं। इनर्शिया के टाइप्स दे रखा है। इनर्शिया के 2 टाइप्स हैं। एक दे रखा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दूसरा दे रखा है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब होगा, इफ अ body is in rest, it will keep in rest, ठीक है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। जैसे बोला ना कि जो बॉडी जिस इनर्शिया में क्या बताया, जो बॉडी जिस हाल में है उसी हाल में रहना चाहता है, वो टेंडेंसी इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया 2 टाइप्स के हो गए। एक होता है रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि वो रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहना चाहता है, यही उसकी टेंडेंसी है, वो चलना नहीं चाहता, वो रुका ही रहना चाहता है। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कीप इन रेस्ट, ये चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं। ठीक है, और इफ़ अ बॉडी इन मोशन इट विल ट्राई टू कीप इटसेल्फ इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन देन it will try to keep itself in motion। ठीक है ना, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। कितनी बात समझ में, वो रेस्ट में नहीं जाएगा, वो मोशन में ही रहेगा। कितनी बात समझ में। अब क्या बताया कि अगर रेस्ट में है कोई बॉडी और उसको मोशन में ले जाना है, या कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ले जाना है, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में चला जाएगा, या अगर कोई बॉडी मोशन में है फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में चला जाएगा। तो इनर्शिया को चेंज करने के लिए, इनर्शिया को रेस्ट को मोशन में या मोशन को रेस्ट में चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों को वो चेंज कर देता है। आगे चलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लो अगर हम लोग किसी बॉडी पे यानी कार पे या बाइक पे बैठे हुए हैं, अभी मान लो हमारा दोस्त है, वो कार पे बैठा के बाइक पे बैठा के मुझे ले जाएगा कॉलेज या स्कूल ले जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा शरारती भी है, तो क्या हुआ कि बोला कि बैठो 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 बाइक पे बैठो, मेरे पीछे बैठो, मैं लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, और वो बाइक को रेडी ऑन कर रखा है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैं जब बैठा तो उसने बाइक को तेज़ करके चला दिया, तो मैं बैठा ही था कि वो बाइक चला दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मैं पीछे की तरफ गिर गया, मैं पीछे गिर गया। कैसे गिर गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों, क्योंकि मैं उस पर बैठा, ठीक है, बाइक पे बैठा, पीछे रेस्ट में था, लेकिन उसने बाइक को तेज़ कर दिया, तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो जो बाइक पे था वो तो आगे निकल गया और अपर पार्ट ऐसे ही रह गया, तो पीछे की तरफ पलट गए। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। जैसे बस में हम लोग जाते हैं, बस में बैठे, बस रुकी हुई है, अब फिर जैसे बस वो चलना शुरू करेगा तो हम लोग पीछे की तरफ एक बैग की तरफ ऐसे
झुक जाते हैं, लीन करते हैं, झुकते हैं। तो ये क्यों पीछे की तरफ ऐसे क्यों जाते हैं? वह इसलिए कि हम लोग जहाँ सीट पे बैठे हुए हैं वो तो सीट से लगा हुआ है, और सीट जो है ना गाड़ी से लगा हुआ, गाड़ी चली सीट भी चला तो लोअर पार्ट हमारा आगे की तरफ चलने लगा, और अपर पार्ट तो रेस्ट में ही था, तो वो पीछे की तरफ से बैक लीन कर गया, पीछे की तरफ झुक गया। तो क्या समझ में आया? ये बैक बेंडिंग व्हेन अ बस और बाइक स्टार्ट सडनली, अगर ये जल्दी से या सडनली चलने लगते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग पीछे की तरह से बैक बेंड करते हैं। ये हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। बुक में एक देखा होगा, एक ऐसे ग्लास है 9th क्लास के बुक में, और इस पे एक कार्ड रखा हुआ है ये, ठीक है ना, इस पे एक कार्ड रखा हुआ है और इस कार्ड पे एक कॉइन्स रखा हुआ है। जब इस कार्ड को अगर फ्रोस्ट लगाएंगे तो ये कार्ड तो उड़ जाता, कॉइन जो है ना ग्लास के अंदर गिर जाता है, ठीक है। जब हम लोग कार्ड को ऐसे मारा ऐसे, तो कार्ड तो उड़ के चला गया, कॉइन भी जाना चाहिए था, लेकिन कॉइन नहीं जाता, कॉइन ग्लास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए कि कॉइन जब उस पर रखे रहते हैं तो रेस्ट पे रहता है, कार्ड को जब सडनली फोर्स लगाते हैं तो कार्ड तो मोशन में चला जाता है, मगर कॉइन रेस्ट में होने की वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और इसीलिए वो ग्लास में टिंग से गिर जाता है, ठीक सर। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है ना। कॉइन फॉल इन द ग्लास when the card is fly off by applying a force। जब ये फोर्स लगाते हैं तो ये उड़ जाता, कॉइन गिर जाता है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ इधर, इसको अभी आगे देखते हैं। कितनी बात सुन में आई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग अगला दे रखा, जैसे थर्ड नंबर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कारपेट की सफाई कैसे करते हैं। कारपेट अगर गंदा हो जाता है, या जैसे कालीन वगैरह हम लोग ज़मीन पे रखते हैं फ्लोर के लिए, गंदा हो जाता है, कैसे करते हैं उसको धूप में ले आकर रख देते हैं, सूख जाता, फिर उसको खड़ा करके डंडे से मारते हैं, उसके भूत भगाते हैं, ठीक है ना। जब भूत मारते हैं डंडे से तो उसकी मिट्टी जो है ना निकलता है, क्योंकि वो जो है ना डस्ट जो है ना उसके कारपेट में स्टिक कर जाता है। जब धूप दिखाते तो सूख जाता है, सूखने का जब हीटिंग करते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल जो है ना वो कारपेट के जो फाइबर्स होते हैं उससे छूट के गिरने लगता है, और गिरने लगता है तो फिर इस तरह से साफ़ होता है। इसको हम लोग कहते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम कारपेट, ठीक है ना। ऐसे ही दे रखा है, अगर हम लोग जाते हैं, मान लो बाग में जाते हैं, आम के बाग में या किसी और फ्रूट्स के बाग में, तो ईंट मारते हम लोग ना आम को, फिर तोड़ के फिर खाते हैं, या फिर डाली को हिलाते हैं ऐसे, तो ये भी एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन जब हम लोग ईंटें मारते हैं सडनली जब लगता है तो फिर वो उसका मूव करता है, और इस तरह से वो पीछे की तरफ, जैसे हम बोलते हैं ना बैक बेंडिंग कार के अंदर, उसी की वजह से वो भी अपने आप को रेस्ट में लाना चाहता है, और उसकी वजह से वो उसका जिससे अटैच होता है वो टूट जाता है। तो डंडे का यानी डाली को हिलाना या ईंट मार के फल को तोड़ना, ये भी एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ठीक, गेटिंग फ्रूट्स like mango by hitting stone or moving branches, ठीक है ना, डालियों को उसको हिलाते हैं, तो इस तरह से भी मिलता है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, कॉमन एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन का भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसे भी कुछ लिखता हूँ मैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूँ मैं।
इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल दे रखा, ठीक है। क्या बताया कि बेंडिंग फॉरवर्ड, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बेंडिंग फॉरवर्ड व्हेन a moving body like bike, car, bus, horse stops suddenly, stops suddenly। क्या समझ में आया? आगे की तरफ हम लोग बेंड कर जाते हैं जब ये कार है, बाइक है, बस है या हॉर्स है, अचानक रुक जाए चलते चलते। जैसे मान लो एक हम लोग बस में खड़े हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े हैं, कभी बस में सफ़र किया है कि नहीं? ठीक है ना। तो बस में ऐसे पकड़ खड़े हैं, बस चली जा रही है, अच्छे खासी स्पीड है उसकी, अचानक सामने से स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई जानवर आ गया, तो ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी सडनली। तो अब हम लोग क्या होगा, सब लोग आगे तरफ गिर, अरे सब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, सब एक दूसरे को ऊपर गिर जाएंगे। फिर आगे वाला जो नीचे दब जाएगा वो बोलेगा, अबे भाई साहब तुम लोग मार डालो क्या तुम मुझे, ठीक है, उड़ो उड़ो। तो फिर वो उठ के खड़ा हो जाएगा। और फिर उधर से जो पीछे वाला जो एक रहेगा, वो तेज़ आदमी रहता है ना, हर तरह के लोग होते हैं, अबे ड्राइवर भाई क्या जान लेके ही छोड़ोगे तुम मेरा, अबे गाड़ी तो चलाना सीख, वो अपना फिलॉसफी झाड़ना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अब ड्राइवर तो बेचारा किसको देख के रोका था, उसने लगा, लेकिन यहाँ सब गिर गए। तो वो जो आगे की तरफ गिरे हैं वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गिरे हैं, क्योंकि गाड़ी जब चल रही थी तो पूरी बॉडी उसी स्पीड से चल रही थी। सडनली जब वो ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने की वजह से जो पैर हमारा कांटेक्ट में था वो रुक गया, लेकिन अपर पार्ट तो चल ही रहा था, तो अपर पार्ट ऐसे जाके धई धई सब गिर गए एक दूसरे के ऊपर। कितनी बात सुनी। मान लो बाइक पे चले जा रहे, बाइक चला के जा रहा मेरा दोस्त लेके, बहुत स्पीड से सुई सुई धूम मचा रहा है मोहल्ले में, नई गाड़ी खरीदा, अब्बा ने दिलाया है, अभी पहली दफ़ा सिलेक्शन हुआ उसका। तो अब वो गाड़ी लेके जा रहा है, धुई धुई धुई, पता लगे एक जगह जाते जाते वो चौराहा आ गया, बहुत गाड़ी आ गई, तो बेटा रोका, तो पीछे वाला जो है ना उसके ड्राइवर उसके आगे चढ़ के सामने गिर गया। पीछे से जो पीछे वाला बैठा था ना वो उसके ड्राइवर के आगे से जाके वहाँ गिर गया। बोला, और फिर बोला भैया मेरे मार डालोगे यार, सॉरी मैं काम चला लिया। तो ऐसे ही होता, आगे की तरफ जो गिरा है, किसे गिर गया वो, क्योंकि जब बाइक की स्पीड थी तो पूरी बॉडी की स्पीड बढ़ती थी। तो जो ड्राइवर जो बाइक को चला रहा उसने ब्रेक मारा तो मेंटली तैयार हो गया कि मैं ब्रेक मारूंगा ऐसे, तो बॉडी को दबा के मार दिया ब्रेक। लेकिन पीछे वाला तो फ्रीली धुई मचा रहा है, वो भी मज़े ले रहा है वो, और उसका बॉडी फ्री है, उतना स्पीड से चला जा रहा है। जैसे उसने रोका उसका बॉडी उतना स्पीड से था, वो आगे जाके, यानी कि अपर पार्ट उतना स्पीड से था, लोअर पार्ट तो रुका लेकिन अपर पार्ट उतना स्पीड से था, वो पता चला सामने वाला जो ड्राइवर था उसके आगे जाके गिर गया। ऐसा भी होता है, या कभी कभी उसके ऊपर चढ़ जाता है ऐसा करके, देखा तो होगा ये, तो ऐसा भी होता है। ऐसे ही हॉर्स राइडिंग करते, जब हॉर्स तेज़ी से दौड़ रहा होता है और फिर सडनली अगर वो रुक जाए तो उस पर से गिर जाते हैं बहुत लोग। जब बहुत लोग जाते हैं टूर ट्रैवल करने जाते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं, तो कभी कभी कैमल यानी ऊँट की भी सवारी करते हैं, घोड़ों की भी सवारी करते हैं, तो इस तरह का देखने को मिलता है। तो क्या बताया, जब सडनली मूविंग वो ऑब्जेक्ट रुकेगा तो उस वक्त फिर हम लोग गिर जाते हैं आगे की तरफ। ये आगे की तरफ जो गिरना है इनर्शिया ऑफ मोशन को बताता है कि वो मोशन में था, मोशन में रहना चाहता था, लेकिन अचानक से जब रुका तो वो आगे की तरफ गिरा। ठीक है, कितनी बात सुन में इनर्शिया ऑफ मोशन का। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। आगे चले हम लोग, ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, फोर्स का इफेक्ट था ये। अब दूसरा देखते हैं, डायरेक्शन बताया था ना, डायरेक्शन दूसरा इफेक्ट था, डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। अब जैसे आजकल देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन से कैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे आजकल हम लोग का IPL चलता है इंडिया में, ठीक है ना। अब पता चला एक फास्ट बॉलर उधर से बॉल फेंकते आ रहा, दौड़ के बॉल फेंका, तो बैट्समैन क्या करता है, ऐसे बैट ला के ऐसे कर देता, वो पता चला बॉल इतना तेज से आ रहा था, उसने जैसे इधर पीछे जा रहा है, और पीछे जाके मैदान ग्राउंड में गिरा ही नहीं, वो बॉल के बाहर निकल गया। तो क्या क्या उसने, ओ खाली उसको डायरेक्शन दे दिया ऐसे,
जो इस तरह से आ रहा था उसको ऐसे डायरेक्शन के उधर कोने में लगा दिया उसको। तो फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी स्ट्रेट मारते, पता नहीं इतनी तेज़ी से बॉल फेंका बिल्कुल पैर पे, और इतनी ही तेज़ी से इसने मारा, उतनी तेज़ी से वो जा रहा है, वो देखो भाई साहब चले जा रहे हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई। तो तो बॉल पहले इधर रहा था, लेकिन बैट से इतना ज़ोर से मारा कि वो फिर सीधा निकल गया पीछे की तरफ, ठीक है ना। भागते गया, कान पे लगा और भागा बिल्कुल रास्ता बदल के। कितनी बात समझ में आई। तो फोर्स लगाने से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होता है, ठीक है ना। और तीसरा दे रखा है शेप ऑफ बॉडी, ठीक है ना। शेप ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का शेप चेंज करना हो फोर्स लगाते हैं। जैसे शोले फिल्म देखा है, नहीं देखा ना, उसमें गब्बर सिंह है, धर्मेंद्र है, अमिताभ बच्चन है। तो धर्मेंद्र तो बहुत उसमें दिखा है, बहुत पावर है, ताकत है उसके पास, ठीक है ना। तो वो एक लास्ट शॉट है और उसमें डायलॉग मारता है धर्मेंद्र, गब्बर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लोहे का रॉड होता है, चलो ऐसे करके बेंड करता है, लोहे का रॉड को आग बना देता है, देखा ना। तो वो ऐसे जो आर्क लगाया वो फोर्स लगाया है, फोर्स से उसने उसका जो रॉड सीधा था उसको बिल्कुल आर्क टाइप का बना दिया। तो फोर्स से उसका शेप चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये हमने देखा है कि फिल्म में देखे हैं तो याद रहेगा हमेशा। तो क्या बताया कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो बॉडी के इनर्शिया को भी चेंज करता है, शेप को भी चेंज करता है, डायरेक्शन को भी चेंज करता है। आगे दे रखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या बताया, अभी हम लोगों ने बताया था कि जब बॉडी रेस्ट में होता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि हम लोग फोर्स ना लगाए। तो यहीं पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन ने दिया है। ये मैं लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। एवरीबॉडी ट्राई टू कीप, एवरीबॉडी ट्राई टू कीप itself in its original state until and unless an external force acts on that, ठीक है ना। क्या बताया, इसका मतलब बताते, हर बॉडी अपने जिस हाल में है उसी हाल में रहना चाहता है जब तक कि कोई फोर्स ना लगाए जाए। जब तक कि कोई फोर्स ना लगाए तब तक वो जिस हाल में है उसी हाल में रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा। हाँ, अगर रेस्ट से मोशन में ले जाना तो फोर्स लगाइए, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर उसे रोकना चाहते हैं तो फोर्स लगाइए, ठीक है ना। जैसे मेरा दोस्त है, वो पढ़ने जा रहा है, कोचिंग चला जा रहा है, मेरे साइकिल से जा रहा है वो, तो आज मेरी साइकिल ख़राब हो गई, तो वो जा रहा है, मेरे घर के सामने से जाता है, वो जा रहा है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं आप चलोगे? तो मैंने कहा अरे यार मेरा कहा साइकिल ख़राब हो गया, रुको रुको मेरे पे ढालो। तो वो बोला नहीं 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 मेरी साइकिल कमज़ोर है यार, या पंचर हो जाएगा। तो मैंने उसके साइकिल का कैरियर ही पकड़ लिया इससे। अब वो चला के खींच के ले जा रहा, लेकिन अब जा ही नहीं रहा आगे। क्यों? क्योंकि हमने उसे फोर्स ला कर रोक लिया। पहले वो मोशन में था, जा रहा था, लेकिन मैंने उसको फोर्स ला के, जितना वो मोशन में था उससे ज़्यादा हमने फोर्स ला के रोक लिया। अब वो खड़ा गया, भाई अबे कि जाना, तो वो फिर जो भी कहेगा कहेगा, पर कहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चलते हुई बॉडी को रोक लिया। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने दिया था कि जब कभी भी कोई बॉडी को इनर्शिया चेंज कराना हो तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। चाहे वो रेस्ट में है, मोशन में ले जाना है तो फोर्स लगाइए, मोशन में है तो रेस्ट में ले जाना है तो फोर्स लगाइए। कितनी बात सुनिए। अब कितना फोर्स लगेगा, किसी बॉडी का इनर्शिया चेंज करना हो तो कितना फोर्स लगेगा, तो वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे, ठीक है ना। इसे मिटाता हूँ,
और लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। कभी कभी एडिटिंग करता हूँ तो खाली होता तो काट देता हूँ, मगर कभी कभी ऐसा कुछ बोलते रहता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात है उसी में से साफ कर रहा हूँ। अब मैं उसे काटूंगा तो ये या तो आवाज़ भी चली जाएगी, इम्पॉर्टेंट बात भी चली जाएगी, या फिर नहीं काटूंगा तो ये कालापन आ जाएगा। मगर क्या है, ये काला तो है पर साफ कर देता, गोरा कर देता बोर्ड को, ठीक है ना। खुद काला होके दूसरों को गोरा करता है, क्या बात है इसकी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स required to change the inertia of the body, of a body, depends upon its mass. Force is directly proportional to mass. ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया को चेंज करने के लिए भी फोर्स ज़्यादा चाहिए, और अगर मास कम होगा तो उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए भी मास फोर्स कम ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो अब हमें ट्रेन जाके रुकना है, ठीक है, एक ट्रेन को रोकना है, तो क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा। अबे हम तो हीमैन है, शीमैन है, ट्रेन को तो लात से मारूंगा, हवा में उड़ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? ट्रेन को हवा उंगलियों पे नचाऊंगा, ट्रेन को ऐसे ऐसे, मुझे क्या समझ रखा है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? ये कह रहे फिजिक्स बाबा समझ रखा है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? लेकिन ऐसा होगा, मैं ट्रेन को उठा के फेंक दूंगा, मगर वो ट्रेन कौन सा हुआ? प्लास्टिक वाली नहीं, प्लास्टिक वाली ट्रेन को उठा के इधर फेंको, लात से मारो, इधर चला जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक है, उसका मास कम है, मास कम है तो इनर्शिया कम है, इनर्शिया कम है तो थोड़े से फोर्स लगा टैक टैक कर दो। मगर रियल में अगर ट्रेन जो आती है, ट्रेनों पर आती है दिख 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 दिख, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन को रोकने के लिए, तो मेरा क्या होगा? मेरा वही होगा जो देखने के लायक होगा, कितनी बात समझ में। मगर फिल्म अगर बना रहा हूँ तो ट्रेन रोक दूंगा, मैं फिल्म में तो रोक सकता हूँ भाई, फिर हीरो मर जाएगा तो कैसे फिल्म चलेगा। एनीवे, कितनी बात बताया कि जो फोर्स लगेगा उसके मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। अगर छोटा मास है तो थोड़े से फोर्स से हम लोग इनर्शिया चेंज कर सकते हैं। मान लो हमारा मारुति 800 हल्की गाड़ी है, ख़राब हो जाती है तो अब चल नहीं रही है और बीच रोड पे ख़राब हो गई, तो क्या करेंगे? एक भाई साहब को रोक ले, भाई साहब थोड़ा सा हेल्प कर दिए। वो भाई साहब पीछे से हाथ लगाए, हम आगे से हाथ है, मारुति 800 को उठा के रास्ते के किनारे कर लेंगे, 2 लोग काफ़ी है, उठा के कर लेंगे। कितनी बात सुनिए। एक खाली ट्रक है, ख़राब हो गया, तो क्या हुआ? ख़राब हो गया तो बीच रास्ते में है, तो उसको क्या करेंगे? 2-3 लोग धक्का लगा के उसको किनारे कर लेंगे ताकि रास्ता खाली हो जाए। मगर एक ट्रक पे ईंट लदा हुआ है, अब वो ख़राब हो गया बीच रोड पे, तो अब 2-4 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है 2-4 लोग, वो हिल के खुद घर चले जाएंगे। धक्का लगाएंगे ट्रक को जो ईंट से लोडेड है, कुछ नहीं होने वाला। और उसको अलग से फिर ईंट को हटाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा, वो बहुत लंबा काम है। कितनी बात में, तो जो ट्रक था उस पर ईंट की वजह से उसका मास ज़्यादा हो गया, उसका इनर्शिया ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उसको चेंज करने के लिए उतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी, अगर इनर्शिया इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास अगर ज़्यादा होगा तो उस पर इनर्शिया को चेंज करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा, बल्कि इसको मास को इधर लिखो, मास को इधर लिखो, यहाँ इनर्शिया लिख देते हैं। कितनी बात में, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा, और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। कितनी बात में। अब जैसे हम लोग घर में भी काम करते हैं तो छोटे मोटे चीज़ को उठा कर रख देते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन थोड़ा भारी होता है तो अकेले नहीं हो पाता, तो दो लोग फिर मिल के उसको उठा के रखते हैं, ठीक है ना, 2 लोग 3 लोग। तो 2 लोग किसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसको फिर फोर्स ज़्यादा चाहिए उसके। तो इस तरह से क्या देखा गया कि जो फोर्स की ज़रूरत है वो इनर्शिया तो है ही है, लेकिन इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड करता है, जितना बड़े मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। कितनी बात में। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू चेंज द इनर्शिया, ठीक है ना, ये हम लोग रिलेशन दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू चेंज द इनर्शिया, ठीक है ना, ये हम पूरा हेडिंग कर दिया इसको, ठीक है ना। कितनी बात सुन में ये। आगे चलते हम लोग, आगे चलते हैं, क्या दे रखा आगे, फैसला हो गया, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए टॉपिक दे रखा, तो मैं समझा देता हूँ क्या है। ऐसा सच कुछ है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये हम लोगों ने हेडिंग डाला बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये एक बॉडी है, इस पे हम लोग एक फोर्स लगाते हैं, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगा, फोर्स होता न्यूटन, ठीक है ना। 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं, एक दूसरा आदमी है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया उधर से अपोजिट डायरेक्शन से, तो क्या हुआ, 10 न्यूटन का हम लगा रहे थे, 10 न्यूटन को उसने भी लगा दिया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मान लो हम लोगों ने 1 2, ये हमने 1 है, इसने 1 है, ये 2 है, तो 1 ने 2 पे फोर्स लगाया, और जो 2 लगा रहा है वो 1 पे लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों सेम है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जो इधर का डायरेक्शन वो उसका उल्टा माइनस ले लिया, उल्टा डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इनको जब इधर लाएंगे, ठीक है ना, तो नेट क्या होगा, 0 फोर्स हो जाएगा। और जब 0 फोर्स लग रहा होगा तो बॉडी का इनर्शिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनर्शिया चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब एक बॉडी पे 2 इक्वल अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, या इनर्शिया चेंज नहीं होता है, यूँ कहेंगे इनर्शिया चेंज नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं इसको, बैलेंस्ड फोर्स। व्हेन अ बैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स इनर्शिया, ठीक है ना। व्हेन अ बैलेंस्ड force acts on a body, the body does not change its inertia, ठीक है ना। अगर बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगेगा तो इनर्शिया चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो हम लोग इसमें एक तरफ से अगर 10 न्यूटन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से, या मान लो इसमें 10 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं और इधर से हम लोग 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर है अनबैलेंस्ड हो गया, ये 5 ज़्यादा है, तो बॉडी इधर से जो ज़्यादा फोर्स लगा उधर कम फोर्स की तरफ मूव करेगा, इससे हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तभी जाके बॉडी का इनर्शिया चेंज होगा। तो टू चेंज द इनर्शिया, टू change the inertia of a body, unbalanced force is required,
कितनी बात सुन में? अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। यानी जो भी हम लोग बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उसका इनर्शिया चेंज करते हैं तो हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे होते हैं। हम लोग उसका जितना इनर्शिया उससे ज़्यादा लगा रहे होंगे। अपोजिट जो फोर्स लगता है, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी कभी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तभी जाके बॉडी का इनर्शिया चेंज होता है। बैलेंस फोर्स लगेगा तो इनर्शिया डज नॉट चेंज। ठीक है ना? तो ये दे रखा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आगे दे रखा अगला टॉपिक करा रहा हूँ।